हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूँ माद सो लतीफ। गाइस यू आर तो गाइस सबसे पहले आपको बताते चलें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो हमें अब जल्द से जल्द 8000 चाहिए विद इन फ्यू डेज। हसना विद इन फ्यू डेज टारगेट लगा दो हमको, बस हमें जल्द से जल्द करेंगे। चाहिए। उम्मीद है कि ठीक है, इंडियंस हमें तो जरूर इस करेंगे कलर का सब्सक्राइब। जी बटन होगा नीचे, सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा जाके दें, क्लिक कर दें। उसके दबा साथ दें। बेल आइकन का बटन है, उसको जाके प्रेस करके ठीक है, ऑल पे कर दें। बाकी आपका जो हमें प्यार मिला उसका बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें होने वाले हैं मेजर गौरव आर्या, वन ऑफ आवर फेवरेट, मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट पर्सन है। उनके साथ है आरफ जाके, जो कि मेयर ऑफ कराची रह चुके हैं और इसके साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान से उनको एग्जिट कर दिया गया, निकाल दिया गया और जिला वतन कर दिया गया। इस टाइम वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये होने वाला है कि मेजर गौरव आर्या टॉकिंग अबाउट असदुद्दीन अवैसी एंड अर्नब गोस्वामी विद गोस्वामी आरिफ विद जाकिर। आरिफ जाकिर एंड मैरी मोर। अब असदुद्दीन अवैसी का तो जो कि एंकर पर्सन है और रिपब्लिक भारत इंडिया के बिल्कुल एंकर ऐसी पर्सन है। है। और बहुत मैं कहने लगा था कि जबरदस्त असदुद्दीन अवैसी को तो मोस्टली लोग ऐसे जानते हैं यहाँ पे भी, मतलब अगर किसी को सुनने में आता है ना असदुद्दीन अवैसी, तो वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, मुझे खुद पहले कुछ ऐसा पहले मतलब आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले नहीं पता था इनका। फिर सोशल मीडिया पे अचानक सामने आया, मैंने देखा, फिर मतलब यहाँ के मोस्ट लोगों को भी पता है वहाँ पे जो है ना एक मुसलमानों को लीड करने के लिए एक इस तरह की जमात चला रहे हैं, मतलब इस तरह का उनका लिंक है। हाँ मतलब खुद वो मुसलमान है, तो ज़ाहिर पता है हाँ, जहाँ दाढ़ी पे, और टोपी आई हाँ थी, वो मैंने मैंने मतलब भी देखी हुई है, होंगे। काफ़ी उनकी शॉर्ट वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, ऐसे बाजारों से गुजरते हुए हैं इस तरह वगैरह ना। और मेजर बाकी साहब, डिटेल्स हमें नहीं पता इनका क्या सीन है। हाँ, तकरार वगैरह देखिए मेजर गौरव आर्या साहब की और उनके साथ, तो काफ़ी बाद में बता देंगे। हम बाद में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं व्हाट्सएप पे, वो तो रेटिंग शेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं, हम तकरार करते हैं। तो वीडियो की जाना बढ़ते हैं गाइस, वीडियो को देखते हैं, फिर पता चलेगा कि यार क्या होने वाला है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी जल्द अपलोड होगा। अगर जैसी आपकी आपका डिमांड आएगी तो वैसे हम उतनी ही जल्दी जो है सेकंड पार्ट लाएंगे। सो लाइक कर दें, वीडियो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बगैर काउंटिंग किसी के देर साथ। के 3 2 1 स्टार्ट। स्टार्ट। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने एक और चीज देखी है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इजाजत नहीं है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट जो भी है, लेकिन 1946 में इलेक्शन होते हैं हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, और उसमें मुस्लिम सारी सीटें मुस्लिम लीग ले जाती है। क्या बिहार में अभी लास्ट इलेक्शन में ये रिपीटेशन नहीं हुआ? एक आदमी है अवैसी जो मुसलसल कम्युनल वेनम थूकता जा रहा है, और वो कम्युनलिज्म को एक ट्रेड बना के दोनों भाई चला रहे हैं। बिहार में इन्होंने 5 मुस्लिम सीटें जीत ली। क्या वेस्ट बंगाल, बिहार, ये जगहों पे क्या ये डेवलप नहीं हो रहा है? इसको कैसे रोकेंगे? क्या वो बार बार एक ही बात अपने खिताब में नहीं कह रहा कि मुसलमानों को यूनाइट हो जाना चाहिए और हमको लड़ना चाहिए और ये सब चीजें? क्या ये कम्युनलिज्म नहीं है? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए, अगर ओवैसी करेगा तो ओवैसी लिबरल है, ठीक है। अगर वही चीज कोई हिंदू करेगा तो वो कम्युनल बन जाता है। पहली चीज तो आप इंडिया का गेम समझ लीजिए, ठीक है साहब। अगर कोई हिंदू कहता है कि साहब जितनी भी शादी हुई हैं इसमें से ज्यादातर जो हैं, जो इंटरफेथ मैरिजेस हुई हैं, तो उसमें लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, ये लव जिहाद का जो भी मामला चल रहा है, तो वो कम्युनल हो जाता है। लेकिन अगर उल्टी बात हो जाती है इससे, अगर आप बरखिलाफ ले लें, जहां लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, फिर वो हिंदू कम्युनल हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। मैंने आपको क्या बोला ना, बीट बीट यू विथ योर ओन सिस्टम्स। आपको आप ही के सिस्टम से मारेंगे ये लोग कर रहे हैं। जहां तक ओवैसी की आपने बात करी, ओवैसी की पार्टी का नाम देख लीजिए ना। बीजेपी का नाम क्या है? बीजेपी को कम्युनल, बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो हिंदू जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इसका नाम है क्या, समथिंग मुत्ताहिद मुस्लिमीन, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसकी AIMM जो भी है इसका नाम, पार्टी का नाम, ओवैसी की पार्टी का नाम। और उसके भाई, ये इसी का भाई ने तो बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं कि कौन। तो ये सब लोग कम्युनल हैं और ये वोट जीत रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका फिर क्या होगा। ये इससे फसाद होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओवैसी यही चीज जो उसको बिहार में सक्सेस मिला, ओवैसी कहीं और करेगा। और ये जितनी भी लेडी जर्नलिस्ट्स हैं, कुछ, और कुछ मेल जर्नलिस्ट्स हैं, राइट, हु राइट फॉर वेरियस पब्लिकेशंस इन इंडिया, है ना, ये विक्टिम कार्ड खेलने में साहब ये ऐसे हैं आरिफ साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको मारेंगे, आपकी गर्दन उतारेंगे, फिर ये बेचारे भी बनेंगे और लोग इनके साथ सिंपैथाइज भी करेंगे, इनको पैसे भी देंगे और इनको घर तक भी छोड़ने जाएंगे।
इन्होंने एक ऐसा निजाम यहाँ पे इंडिया में बना रखा है कि खास तौर से 2-3 जर्नलिस्ट हैं ऐसे, जिसमें 2 लेडीज हैं और एक देयर इज वन मैन। अब आप चुटकी बताते, आप देखिए किस तरीके से विक्टिम, हाय हम विक्टिम हैं, वी आर विक्टिम्स, हमारे साथ बुरा हुआ है। और पार्टी में जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से यही बोलते हैं कि हमने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा। अगर हिंदुओं के ऊपर आपने 800 साल राज करा है, जो कि हम कह रहे हैं आपने करा, मना नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आपने नहीं करा, आपने करा है। अगर आपने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा है तो कुछ साल हिंदू भी कर लें, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? ये तो क्रिकेट का गेम है आरिफ साहब, यहाँ पे बैटिंग सबकी आती है, कर लें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हिंदुस्तान का संविधान है, आपने तो तब राज करा था जब कोई भारत में संविधान था ही नहीं। वो बादशाह सलामत हुआ था, बादशाह सलामत कहता है अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा ठीक है मैं शाम को बोर हो रहा हूं और कुछ है नहीं, नाच गाना तो हो नहीं रहा, अच्छा 10 हिंदुओं को बुला के जरा सर काटो, मैं यही देखता हूँ। बोर हो रहा है, वो कर सकता है, कौन पूछने वाला है? अगर औरंगजेब ने, आज मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो सिखों के गुरु थे। कितने गुरु हैं जिनके सर कलम करे गए, जिनको इतना टॉर्चर करा गया, बॉइलिंग ऑयल में, बॉइलिंग पानी में डाला गया, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या नहीं करा। इन लोगों ने क्यों जन्म लिया? छत्रपति शिवाजी ने क्यों जन्म लिया? सिख गुरुओं ने क्यों जन्म लिया? क्योंकि हिंदुओं को इतना ज्यादा टॉर्चर कर लिया कि किसी ना किसी को तलवार उठानी पड़ती। अगर औरंगजेब प्यार से रहता, अगर औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ गलत काम ना करता, टॉर्चर ना करता, उनकी औरतों को नहीं उठाता, उनके आदमियों के सर कलम नहीं करता, छत्रपति शिवाजी जन्म नहीं लेते। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाई थी। और छत्रपति शिवाजी ने एक, मैं आपको आरिफ साहब, मैं आपको बता रहा हूं, कभी एक किसी को नहीं बोला होगा, किसी गैर हिंदू को, कि तुम हिंदू बन जाओ। अगर कोई बोला है तो मुझे बताएं, तो मैं माफी मांगने को आप ही शो में आके दोबारा माफी मांगूंगा कि उन्होंने बोला है। ये होती है ट्रू सेक्युलरिज्म। आपने मजबूर करा, आपने छत्रपति शिवाजी को मजबूर करा कि आप हथियार उठाओ, आपने मजबूर कर दिया उस शख्स को। वो ये सब जो लड़ाइयां हुई है ना, ये सिख गुरु थे, आपने मजबूर करा है। गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूर करा आपने। ये खालसा पंथ जो बना, जो सिख अभी जो पगड़ी बांधते हैं और कड़ा, ये सब, ये क्यों सिखों ने क्यों जन्म लिया? जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ ने क्यों जन्म लिया? खालसा पंथ ने जन्म लिया, एक बहुत अच्छी किताब है, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं आरिफ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक किताब है, एक इट्स एक्चुअली फारसी में पोएम है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इट इज कॉल्ड जफरनामा। जफरनामा है और उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल जो थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी थी। जफरनामा उन्होंने तब लिखी थी जब चमकौर साहब की, बैटल ऑफ चमकौर साहब हुई थी, तो वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो अपनी जबान तोड़ी थी औरंगजेब ने, बादशाह होने के, उसने, औरंगजेब ने, जो अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बोलता था और सच्चा मुसलमान बोलता था, उसने कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई थी, उसने कसम तोड़ दी। तो कसम तोड़ने के बाद यहां से उसको एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी किन्होंने लिखी? चिट्ठी लिखी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और कंप्लीट पोएम इट वाज कॉल्ड जफरनामा, आप पढ़िएगा उसमें इतना। और जफरनामा, मैं बार बार कहता हूं, जफरनामा शुड बी द प्रेमिस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। रीढ़ की हड्डी तो हो यार, सॉलिड। देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमने भी पढ़ा है कि इवन इन्होंने जंग के दौरान भी मुसलमान सिविलियन की रक्षा की थी, और कई ऐसे वाकयात थे जिसमें इन्होंने कैदी जो मुसलमान थे उनकी भी रक्षा की थी और उनको भी वापस भेजा था जिंदा। वरना मुसलमानों की ये रिवायत नहीं है, इवन कुरान में मौजूद है कि जंग के दौरान जहां कुफार को देखो मार दो। आगे आपसे इसी हवाले से एक सवाल है, जर्नलिस्ट की आपने बात की थी अभी, जो हमारे भारत देश के एक जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी जी, और अर्नब ने वो इश्यूज उठाए जो किसी की हिम्मत नहीं थी उठाने की, जो सोच भी नहीं सकते थे ये जर्नलिस्ट जिनके आप नाम नहीं ले रहे लेकिन सब जानते हैं कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग सदियों से एक ही किस्म की जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अर्नब ने उस इकोसिस्टम को तोड़ा और अर्नब ने एक नई जर्नलिज्म और सच बोलने की मतलब कीमत भी बहुत हो चुका रहे हैं। क्या केस है ये, क्यों उनके पीछे पड़े हुए कुछ लोग, एक खास तौर पे एक स्टेट की सरकार? देखिए, उनके खिलाफ सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार नहीं पड़ी, उसके पीछे तो वो कहते हैं ना, डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। तो इसके पीछे तो पुलिस नहीं तो लोग तो कम से कम पड़े ही हैं काफी अर्नब के। अर्नब थोड़ा सा
वो पंजाबी में कहते हैं ना मलंग, वो आरिफ साहब वो थोड़ा मलंग टाइप का आदमी है वो। मैं तो उसको बहुत तब से जानता हूँ, जब से हम लोग 19-20 साल के थे, 18-19 साल के। मैं तब से अर्नब को जानता हूँ 19-20 साल से। तो व्हेन वी वेरी वेरी यंग कॉलेज में थे, वो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। वो मलंग टाइप का है वो। उसने जो सोच लिया उसने सोच लिया। उसका एक आपने देखा होगा जब वो जेल से छूट कर आया और जेल में उसके साथ कितना बुरा सलूक करा, जो करा, उसका कितना किलो वजन घट गया दिख रहा था साफ बिल्कुल। और पता नहीं उसको खाना दिया नहीं दिया, क्या करा, किस हाल में रखा। अर्नब आया, वो डायरेक्टली स्टूडियो आया और स्टूडियो से लाइव गया। वो उसका कन्विक्शन का मामला है अर्नब का। जो लोग कहते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, साइड लेता है और अन बायस्ड है, वो तो खुद कहता है मैं बायस्ड हूं। वो तो खुद कहता है जर्नलिज्म वर्नलिज्म बाद की बात है, पहले नेशनलिज्म आती है। जो देश के लिए ठीक, जो मुझे लगता है देश के लिए ठीक है, मैं वो करूंगा। और उसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा। तो चुका रहा है कीमत, और खुशी खुशी चुका रहा है, और उसके घर वाले चुका रहे हैं, उसकी बीवी चुका रही है, उसका बेटा चुका रहा है, सब चुका रहे हैं। क्योंकि यू सी, उसने सोच लिया है कि तुम जो करोगे मैं तो रुकूंगा नहीं, मैंने तो यही काम करना है, मैंने तो करना ही यही है। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, इट्स अप टू यू। तुम्हें जेल में डालना है जेल में डालो। लोग इतने परेशान हो गए थे जब अर्नब को ले जा रहे थे अचानक वहां से, जो क्वारंटाइन एरिया से वो तलोजा जेल ले जा रहे थे उसको। तो लोगों को ये लगा कि बीच में कहीं उसको मार ना दें, उसको एनकाउंटर ना कर दें। मेरे पास कितने मैसेजेस आए। मैं अर्नब का फोन तो था नहीं उसके पास, मैं कैसे संपर्क करता, मैं किस तरीके से कांटेक्ट करता। लेकिन मुझे भी घबराहट तो हो रही थी कि यार कुछ करना चाहिए, ये लोग करना दें। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे जो जर्नलिस्ट थे, जो हमारे हमारे ये रिपब्लिक भारत के खास तौर से वहां पे जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने पीछा करा जर्नलिस्ट ने, और वो पीछे भागे। और तो हर समय कैमरा की नजर में तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब वो जेल के अंदर अर्नब को डाल दिया, तलोजा जेल के अंदर। अब डाल दिया अर्नब को जब जेल के अंदर, तो उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह रिफ्यूज हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, आइकॉनिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप, अगर आपको नहीं पसंद है, वही तो मैं बार बार कहता हूं लोगों से, तुम्हें नहीं पसंद है अर्नब गोस्वामी, तुम देखते क्यों? और ये लोग इतने बेवकूफ हैं जो अर्नब को अपोज करते हैं, ये देखेंगे भी अर्नब की शो, या अर्नब की शो देखते भी हैं, फिर अर्नब को, रिपब्लिक को गाली भी देते हैं, और अगले दिन फिर 7 बजे पूछता है भारत, टीवी खोल के बैठ जाएंगे उसके सामने। अरे तुम्हें अर्नब नहीं पसंद है ना, उसकी शक्ल नहीं पसंद है, मत देखो उसको। अर्नब तुम्हारे घर गया था हाथ जोड़ के कि भाई साहब आ जाओ, ये देखेंगे फिर। तो ये इन लोगों का, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट सच पीपल। वो अपने काम पे लगा हुआ है। मेरी कल भी उससे मुलाकात हुई थी अर्नब से, तो वो लगा हुआ है अपने काम पे। परसों मिला था मैं, कल नहीं मिला था, परसों मिला था। वो अपने काम पे लगा हुआ, वो नहीं रुकने वाला आरिफ साहब। अच्छा, मेजर साहब, सरहद के उस पार चलते हैं। एक वहां पे जमात है पीटीएम। आपने देखा होगा कि पख्तून को पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने हमेशा यूज किया। इवन 1948 में जेएनके में भी इन्फिल्ट्रेशन पख्तूनों के जरिए करवाई गई। अफगान वॉर में पख्तून टेररिस्ट भी पख्तून था, मर भी पख्तून रहा था, और पंजाबी आर्मी डॉलर लूट रही थी। पीटीएम की सूरत में एक पख्तून रिवाइवल हुई है। आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या ये रीयूनिफिकेशन ऑफ पख्तून बेल्ट अक्रॉस ड्यूरेंट लाइन आप देख रहे हैं होता हुआ? ये कहां जाएगी पीटीएम? आरिफ साहब, एक तो मैं पीटीएम को देख के बड़ा सरप्राइज हूँ। मुझे ना बात समझ में नहीं आती, क्योंकि पठानों पे कोई राज नहीं कर पाया। थोड़े समय के लिए उस एरिया पे राज था जब महाराजा रंजीत सिंह जी थे। पठानों पे तो कभी, पठानों ने तो सोवियत रशिया को उससे भिड़ गए, सोवियत रशिया से भिड़ गए। पठान भिड़ गए आपके अमेरिका से भिड़ गए। तो जो पीटीएम है, पीटीएम इज अ टोटली पीसफुल मूवमेंट। अब ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। एक तो वो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफार खान, जिनके वो खुदाई खिदमतगार थे और ये सब लोग थे। तो वो हमने देखा कि पठान पीसफुल है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो मुझे लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहूंगा बट है भी कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास जिसको हिंदी में कहते हैं, कि पीसफुल पठान हम देख रहे हैं। क्योंकि वहां पे वायलेंस नहीं हुआ पीटीएम की रैलीज में ना। वो मंजूर पश्तीन है, वो तकरीर करता है, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पर देखिए, एक बात तो मैं मानता हूं, और आरिफ साहब आप भी मानेंगे, ड्यूरेंट लाइन जो है ये फेक है। ड्यूरेंट लाइन फेक है। जो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ हो, ड्यूरेंट लाइन के वेस्ट में हो, ड्यूरेंट लाइन के ईस्ट में हो, राइट, वेदर इट इज खैबर पख्तूनख्वा और वेदर इट इज अफगानिस्तान, ये हैं कल्चरली एक ही हैं लोग, ठीक है। दे आर वन पीपल, एंड ड्यूरेंट लाइन वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। इट इज अ फेक लाइन। और
मैं बता रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान कहता है ना कि यार तालिबान अगर आ जाएगा वहां पे, इख्तिदार में आ जाएगा काबुल में, तो कुछ फायदा। तालिबान भी नहीं मानता ड्यूरेंट लाइन को। तालिबान 24 घंटे राज नहीं कर सकता जिस दिन ये बोलता है कि वी एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी तो ठीक है, हम इंडियन एम्बेसी पे हमला करवा दें और अमेरिकन पे हमला करवा दें, पैसे लूट दें, कल की कल देखेंगे, कल की कल नहीं देखेंगे। अगर तालिबान ने भी राज करा, तालिबान कैनॉट एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन। ये सबसे बड़ी इनकी जो एक्लीज हील है, जो सबसे बड़ी दुखती रग है, यही है जो बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये सब, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये कभी ये लोग अग्री नहीं करेंगे। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का साहब, आप जलालाबाद से लेकर काबुल, कंधार, कहीं पर भी जाइए, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का बच्चा बच्चा जानता है, वाकिफ है उससे, बच्चा बच्चा सपोर्ट करता है। ओके So गाइस, guys, यहाँ पर वीडियो होती है एंड पार्ट 1 हाँ पार्ट 1 Part पार्ट one. सेकंड जरूर है। पार्ट सेकंड आएगा, अगर आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो आएगा, जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अमाद, मैं हमेशा की तरह शौक, हमेशा की तरह मजे की चीज़ है, मजे की बातें, मजे की दिल बातें। करता है यार अभी जाके बुक पढ़ लूं और इनकी तरह बनने की कोशिश बिल्कुल करूं। ऐसी यार, पता नहीं इतनी नॉलेज मतलब कहाँ कहाँ से से आती है मेजर साहब के पास, कहाँ से। मजाक मतलब सीरियस हो गए हम दोनों, सीरियस बता रहे हैं कि इतनी नॉलेज यार कैसे, देखो ना आप हर अपने- चीज का जो टॉपिक उठा लें उस पे डिस्कशन करेंगे और बेहतरीन तरीके से मतलब करेंगे। आप अपने मुल्क के मतलब डिप्लोमेटिक वेज में आप मतलब उसके बारे में न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हो, आप उसको कवर नहीं कर पाते। ये दूसरे ममालिक हर कंट्री डिप्लोमेट, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, हर चीज़ में मतलब ये बहुत महारत है। अब आते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में जो इन्होंने अब ऐसे- पठानों की बात किया, कश्मीर की बात नहीं कि पठानों की बात की, और अफगानिस्तान की इन्होंने वो तालिबान से बात शुरू की। पहले हम उनसे कर लेते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बाकी समझ रही है कि जो तालिबान हमारे साथ हैं, तालिबान हमारे साथ हैं, हम अगर ये तालिबान जीत जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम राज करेंगे अफगानिस्तान पे। तो हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कई वीडियोस में दिया हुआ है, इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तालिबान भी पठान है, हुकूमत भी पठान है। जो पठान है वो डेविड लाइन को मानते नहीं है। अगर उन्होंने तालिबान ने हुकूमत अगर सपोज करें बना भी ली और आते ही पहली डिमांड रख दी कि भाई हम इस लाइन को नहीं मान रहे, ठीक है ना, आपने जितनी हमें सपोर्ट की हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आगे करें ना करें हमें इसका टके का फर्क नहीं है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेंगे। हाँ, उसके साथ लगता भी बलूचिस्तान है, उनके रिश्तेदार आधे बलूचिस्तान में बैठे हैं। तो इस वजह फिर से क्या होगा? इस वजह से उनकी जब इत्तेहाद हो गया पश्तून मूवमेंट का और उनका इत्तेहाद हो गया, तो पाकिस्तान के लिए काफी मतलब ये भयानक बहुत होने वाला है, मतलब साबित हो एक सकता है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये चीज़। पाकिस्तान को सिर्फ इस वजह से मुश्किल नहीं है, इसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान जो कि सोवियत यूनियन का एक कंट्री है उसको भी मुश्किल है, उसके साथ साथ कुवैत को भी मुश्किल है इस टाइम। और इंडिया जानता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर तालिबान आ जाते हैं, फिर वो आसानी से इंडिया के अंदर घुस सकते इंडिया हैं। के अंदर घुस सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर घुस सकते हैं, आप एक चाइना के अंदर भी जा सकते हैं। तो सारे कंट्रीज को इस टाइम अपनी अपनी पड़ी हुई है कि यार इसके साथ कैसे किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी भी की है कि जो जितनी भी जंगें इंडिया के साथ हुई हैं उसमें पठान बहुत आगे आगे रहे हैं, कबायली हाँ। लोग जिनको हम कहते हैं वो असल में पठान ही हैं, ठीक है। हाँ। तो उस बेल्ट में सारे पठान रहते हैं, तो उन्होंने कश्मीर के अंदर घुसना जो करना, मतलब 1947 48 ठीक है ना, 48 फिर में हुआ था 48 में, जब उसके बाद जो भी वक्त इस तरह का आया, पठान आगे आगे थे, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि मतलब वो इतनी चुप करने वाली जो है ना कौम नहीं है कि आप उनको ऐसे दबा देंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे अफगानिस्तान के अंदर, अगर तालिबान हुकूमत बना ली तो ये पॉसिबल नहीं अच्छा लगता। बात, उस टाइम ऐसे हुआ था 1948 की बात है, जब कायदे आज़म ने प्रपोजल भेजा उधर के प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के, राइट। सो उन्होंने प्रपोजल को इनकार कर दिया। कायदे आज़म ने फिर दोबारा भेजा एक ट्रक जिसके अंदर आपका जो बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक कपड़ा, मतलब खाना शाना वगैरह, खुराक वगैरह भेजी, बट उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया कि कायदे आज़म ने कहा हमारे साथ आप इल्हाक कर लें, अलाइनमेंट कर लें, हम आपका मतलब आप हमारी कंट्री में आ जाएं, आपको अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा। उसको रिफ्यूज़ल कर दिया। वो महाराजा थे यार, वो महाराजा थे। फिर उसके बाद लियाकत अली खान को ऑर्डर दिया कि मुझे ये कश्मीर चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ महीने के लिए हनीमून पर चले गए। महीने के बाद जब आए, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब पठानों से रब्ता किया कि भाई कबायलियों, अगर आप लोग हमारे साथ जाते हो, हमारी आर्मी काफ़ी मजबूत है कश्मीरियों से, राइट। तो उसके बाद हम मुजफ्फराबाद, मतलब आपको ये सारे एरियाज में काफ़ी ज़मीनें आपको देंगे, आप अमीर हो जाओगे, मतलब एक ख्याली पुलाव ग्रीन बाग वगैरह दिखाया। उसके बाद ऐसा ऐसा सारे इकट्ठे होकर चले गए। फिर जब मुजफ्फराबाद पहुंचे तो महाराजा को खबर आई कि यार ये तो हमारे एरिया में दाखिल हो गए, अब तो इंडिया से हमें मदद मांगनी चाहिए। इंडिया से contact टाइम किया उसने। हमारे पास, उनके पास फौज ही नहीं थी।
तो फिर इंडिया वाले आए तो फिर इनके पास लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर यूएसए ने सीज फायर किया, जितनी जमीन पाकिस्तान के हिस्से में पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, जितनी इंडिया के इंडिया में चली गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं अर्नब गोस्वामी के साथ। अर्नब गोस्वामी यार मुझे बस इतना नहीं पता, जिस तरह हसन ने शुरू में बताया था कि ये वहाँ पे कोई एंकर पर्सन है, ठीक है, तो लेकिन अब इनकी बातों से लगा कि कोई जो है ना कोई डेयरिंग किस्म के जो है ना वो हैं एंकर पर्सन, डेयरिंग किस्म के। आपने रिपब्लिक मतलब काफी हमने रिएक्शन दिया है उनकी वीडियोस पे भी, जिसमें मेजर गौरव साहब भी होते हैं, तो वो एनक वाले हैं। और आपको याद होगा कि एक मीटिंग में वो बैठे थे, ब्लैक कलर के कमरे में बैठे थे, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, और 4-5 बंदे आए थे कि आप अपने, हाँ यार उनको समझ आ गई, उनके बारे में डिस्कशन हो रही है कि उनको गलत मतलब इलीगली उनको जेल में डाला जा रहा है। इसका मतलब है कि वो कुछ किसके अगेंस्ट बोल रहे होंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं मेरे ख्याल, मोदी के। आई डोंट थिंक जैसे कि मतलब मेजर गौरव, अगर वो जेल में डाल रहे हैं इसका मतलब किसी भी स्टेट की या किसी जगह की सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई अपनी मतलब शोज चलाते हैं, इस तरह का कुछ है। अगर आपने नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर गाइस बताएं कि चक्कर है क्या, क्योंकि हमारे सपोज कंट्री के अंदर कोई फेमस एंकर पर्सन हो, उसे जेल में डाला जाए तो जाहिर बात है उसने ओपोजिशन के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, ओपोजिशन कुछ कर ही नहीं सकती। उसे अगर जेल में डालेगी तो सिटिंग गवर्नमेंट डालेगी किसी भी इल्जाम पे या इस तरह के यहाँ पे काम चलते हैं, मतलब फर्जी FIR कर देना, जो भी कर देना, तो सिटिंग गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, किसी अच्छे एंकर पर्सन को जेल में डाले, ओपोजिशन के अंदर इतनी पावर नहीं होती। लेकिन अब मैंने 2-3 टॉक्स देखी हैं अर्नब गोस्वामी साहब की, मेजर गौरव आ रहे हैं, वो काफी इंटेलेक्चुअल इन्हीं की तरह इंफॉर्मेटिव है, और इनका एक क्लास फेलो भी रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मजे की बात है, इन्होंने बताया 19 to 20 इयर्स के जब थे, हम सबसे होते थे, मैं उनको जानता हूँ, वो एक मलंग इंसान है, मतलब वो बहुत एग्रेसिव और ओपन माइंडेड, वो डरते नहीं किसी, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि वो नहीं डरते होंगे, तो ऐसी एग्जैक्टली ऐसी है, डेयरिंग है। हाँ, उसके बाद हम असदुद्दीन अवैसी साहब के पास आए थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में मेजर गौरव आर्य ने कहा कि ये बहुत मासूम है, मतलब ये मासूम है किस्म के, मतलब ये कहते हैं कि बस सारा मतलब इलेक्शन हो जाए, मुसलमानों को यूनाइट करके, मतलब एक उस वक्त कायदे मुस्लिम लीग बनाई और सारी जमात अक्सरियत उनको मुसलमानों की मिली, वैसे ये अभी जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम लोगों को, कि ताकि जहाँ जहाँ मुसलमान की आबादी वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही ऊपर शायद इलेक्ट हो सके, MP MLA जो इनके होते हैं। आई थिंक सो, ये सोच ही बता रहे थे कि चल रही है उनकी। सो एग्जैक्टली गाइस, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, अमान ने जैसे आपसे पूछा कि अर्नब गोस्वामी के साहब के बारे में थोड़ा सा डीप डेप्थ में आप अगर कमेंट सेक्शन बता सकते तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, हमें भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हसनात रमान लतीफ़ को दे इजाज़त, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।